प्रश्न है, आप एक ऐसे जिले में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित है जहां कई बड़े बड़े कारखाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित है। आपका एक घनिष्ठ मित्र ऐसे ही एक कारखाने का स्वामी है। आप प्राय एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, अक्सर एक साथ सार्वजनिक रूप से देखे जाते हैं। मतलब कुल मिला के आप डीएम एक ठो और आपका एक ठो जो दोस्तवा है वो क्या है, तो बड़े से फैक्ट्री के मालिक है। सिंपल सी यही बात है। हाल में मीडिया में आपके मित्र के कारखाने में खराब कार्य की स्थितियों के संबंध में खबरें आई हैं। श्रम काले से पूछताछ करने पर आपको पता चलता है कि इस कारखाने में अतीत में बार बार श्रमिक अशांति देखी गई है। हालांकि श्रम अधिकारी द्वारा आपको बताया जाता है कारखाना मालिक के साथ आपकी निकटता कारण कोई भी कार्रवाई करने में संकोच कर रहा था। इस प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि जो श्रम अधिकारी है वो बोला कि भैया आपका दोस्त था, इसीलिए हम लोग करने से कोई भी कार्रवाई डर रहे थे, हम बार बार कुछ ना कुछ कांड गड़बड़ी होती रहती है। अब बोल रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन देखो। बोला ए, हितधारकों और सार्वजनिक हेतु की पहचान करते हुए इस प्रकरण में सम्मिलित नैतिक मुद्दे भी बताइए। तो पहला पार्ट है नैतिक मुद्दे बताना है। दूसरा पार्ट है क्या उचित कार्रवाई करेंगे और उनका कारण बताइए। तो डीएम के रूप में आप क्या कार्रवाई करेंगे उसका कारण बताना है। यहां पर दोस्तों सीधे पूछा गया है कि आप हितधारकों को भी बताएं, इसके साथ साथ नैतिक मुद्दों की विवेचना करें। आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, आपको कार्यवाही भी करनी है पार्ट सेकंड में। अभी हम देखते हैं कुछ जो टिप्स हैं इससे संबंध में। तो भूमिका अति संक्षिप्त होगी, सीधी बात है। आपको अगर कोई संविधान का आर्टिकल याद आ रहा है कि जो श्रमिक सुरक्षा या श्रमिकों की कार्य दशाओं से संबंधित है, आप उसको भूमिका में बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। मुख्य भाग पहला पार्ट में हितधारक और नैतिक मुद्दे, और दूसरे पार्ट में डीएम के रूप में आपकी कार्यवाही एवं उसके सकारण। क्योंकि देखिए यहां पे क्या पूछा है, सकारण कार्यवाही क्या करेंगे बताएं। अब देखिए, आपको एक बात समझनी होगी। आपसे पूछा गया है क्या उचित कार्यवाही करेंगे। ठीक है, पहले तो हम सेकेंड पार्ट पे सोचते हैं, कारण बताना है। जब आप कार्यवाही का कारण सोचेंगे तो आपको दिमाग में दो चीज रखनी है। कार्यवाही कैसे करेंगे उसके दिमाग में आपको दो चीजें होनी चाहिए। एक, ये जो समस्या है, ठीक है, ये समस्या है, अभी हमने माना कि समस्या है, तो आपको कई चीजें इसमें सोचनी होगी। पहली बात, ये जो समस्या है इसका तात्कालिक समाधान क्या होगा कार्यवाही के दौरान। दूसरा, आपको यह सोचना होगा कि भाई भविष्य में ऐसी कोई कार्य फिर से ना हो पाए। एज अ डीएम आपके दिमाग में भविष्यवादी सोच होनी चाहिए, तो उसके कुछ समाधान आपको कार्यवाही में यह देखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैंने केस स्टडी 1 में डिस्कशन किया था, जब हम केस स्टडी पढ़ते हैं तो पहले आपको यह पहचानना है कि आपका पद क्या है। तो यहां पे आपको डीएम का पद दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट का पद दिया गया है। अब आपको क्या करना होगा, हितधारकों को समझना होगा और उसके हिसाब से आंसर राइटिंग करना होगा। दोस्तों, इस केस स्टडी में एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, मीडिया में आपके मित्र के कारखाने में कार्य की खराब स्थितियों के संबंध में खबरें आई हैं। ठीक है, मीडिया की खबरें आवश्यक नहीं है कि सही ही हो, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो जब तक आपको वस्तुनिष्ठता पूर्वक, जो सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण मूल्य है वस्तुनिष्ठा, जब तक आपसे प्रूव ना हो जाए कि वाकई में इसकी गलती है, मीडिया के दबाव में आप कोई कार्रवाई तत्काल नहीं कर देंगे। आप पहले चेक करेंगे कि भाई एक गलती हुई है और तभी आप कार्रवाई करेंगे, चाहे मीडिया का कितना भी दबाव हो। तो आपको इस बात को भी अवश्य समझना होगा कि मीडिया में ही खबरें आई हैं, आपने कोई सरकारी या कोई ऑफिशियल खबरें नहीं आई। ठीक है, लेकिन जब आप दूसरे पक्ष को ध्यान देंगे, जब ये श्रम अधिकारी आपको जब बता रहा है, ठीक है, तो प्रथम दृष्टया केस स्टडी पढ़ने में यह प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इन दो चीजों को ध्यान में रख के आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है। पार्ट ए करते हैं, हितधारकों और उसके सार्वजनिक हेतु की पहचान करते हुए। ठीक है, यानी सबका हित, यही पूछ रहा है, हितधारकों एवं उनके हित। ये सार्वजनिक हेतु का मतलब होता है उनके क्या इंटरेस्ट है। इस प्रकरण में सम्मिलित नैतिक मुद्दों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, यहां पे कुछ टिप्स पढ़ लीजिए। पहले टिप्स समझ लीजिए कि कैसे करते हैं ये नैतिक मुद्दे की विवेचना, कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपने जो लोक सेवा के मूल्य होंगे उसमें खूब ढेर सारे मूल्य पढ़े होंगे। वस्तुनिष्ठा, समानुभूति, पद के दायित्वों की पूर्ति, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ऐसे आपने खूब ढेर सारे मूल्यों को पढ़ा होगा। तो जब हम मुद्दे लिखते हैं, उन्हीं मूल्यों को बताते हैं कि इन्हीं मूल्यों की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, चाहे सार्वजनिक विश्वास हो, पद की सत्यनिष्ठा हो। आपको ये सब मुद्दों को, ये जो हम कह सकते हैं कीवर्ड्स हैं, जो एथिक्स के कीवर्ड्स हैं, उनका यूज करते हुए लिखना है, पहली बात। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं इसको, जो पार्ट बी है उसमें सीधे पूछा गया कि क्या कार्यवाही करनी है, न कि आपसे पूछा गया कि आप विकल्प बताएं फिर कार्यवाही बताएं। जैसे आपने जो तीसरे टाइप की केस स्टडी है, जल्दी हम उसके साथ भी आएंगे, उसमें क्या पूछता है कि पहले पूछता है कि आपके पास क्या क्या उपलब्ध विकल्प हैं, उसके गुण दोष की चर्चा करें,
उसके बाद बोलता है कि अब आप कार्यवाही बताएं। तो ये जो केस स्टडी है इसमें ऐसा नहीं पूछा है, इसमें सीधे पूछा है कि आप क्या कार्यवाही करेंगे, आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट कार्यवाही बतानी है। ठीक है, और कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो अति इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए हमने क्या किया, एक छोटा सा हिंट दिया कि समस्या क्या है, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको दोबारा केस स्टडी बार बार खोल के देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमने मुद्दों को एक संक्षिप्त में वर्णन कर दिया। यह प्रकरण एक कारखाने में कार्य की खराब परिस्थितियों से संबंधित है, अतः एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मुझे श्रम प्रवर्तन कानूनों का उचित पालन सुनिश्चित करना है। तो आपने शॉर्ट में क्रिस्प में बता दिया, लगभग 20-25 वर्ड्स में ही, कि भाई जिला में एक कारखाना है और वहां पे कुछ खराब परिस्थितियां हैं, और एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, क्योंकि मैं जिले का सर्वोच्च अधिकारी हूं, तो मुझे क्या करना है, श्रम प्रवर्तन। मेरा काम क्या है, जिले अधिकारी का काम क्या होता है, कानूनों का प्रवर्तन, तो वो मुझे सुनिश्चित करना है। तो मैंने ये बता दिया। अब मैं सीधे पार्ट ए पे आ जाऊंगा। विभिन्न हितधारक एवं उनके हित, जो कि बोला है सार्वजनिक हेतु, ऐसे लिखा है, आप चाहें तो वही लिख दें। देखिए मजदूर क्या है, ठीक है, पहला हितधारक कौन होगा, मजदूर होगा। और आप चाहें तो जब आप केस स्टडी पढ़ते हैं तो उसी में आप, जैसे मैंने गोल गोल बना लिया, देखिए यहाँ पे आप, जैसे मैंने एक श्रमिक अशांति, यहाँ पे श्रमिकों को पॉइंट आउट कर लिया, कारखाना मालिक को पॉइंट आउट कर लिया, जिला मजिस्ट्रेट को पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है, फिर मैंने श्रम अधिकारी को पॉइंट आउट कर लिया, इसके अलावा मीडिया को पॉइंट आउट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे सीधे सीधे हितधारक मैंने यहीं पे पॉइंट आउट कर लिया। आप भी ऐसा ही करें, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दें। तो मजदूरों की क्या हित है, मजदूरों का हित क्या है कि उनको क्या करना पड़ रहा है, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में उनके गरिमा सहित जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि सबको गरिमा सहित जीवन जीने एवं आजीविका का अधिकार है, लेकिन जब कार्य की असुरक्षित परिस्थितियां हैं तो इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पार्ट ए मतलब 1 हो गया, मजदूर एवं उनका हित। दूसरा कारखाना स्वामी, कारखाना स्वामी दूसरा एक हितधारक है। उसका हित क्या है, लाभ अर्जन उसका हित है, परंतु लाभ अर्जित करते हुए उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि कानूनों के प्रति भी जवाबदेही उसकी है। यानी जो श्रम कानून है उसके प्रवर्तन की जिम्मेदारी किसकी है, कारखाना मालिक की है। फिर तीसरा श्रम प्रवर्तन अधिकारी, भाई जो चेकिंग करने जा रहे थे पहले, जो बार बार श्रमिक अशांति देख रहे थे, अब वो लोग फिर भी आके रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो ये तो काम उनका है ना। तो श्रम अधिकारियों का काम क्या है, कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना और किसी भी घटना की रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो, किसी भी घटना की रिपोर्टिंग, ये श्रम कानूनों का काम है कि यहाँ पे ये अशांति हो रही है और डीएम तक जो है रिपोर्ट पहुंचाना। इसके बाद चौथा हितधारक मैं स्वयं हूं, एक, क्योंकि मुझे कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है, और साथ में यह ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत मुद्दों को प्रशासनिक हितों पर हावी न होने देना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मेरी निकटता के कारण श्रम अधिकारी डर रहे थे। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सुनिश्चित नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरे व्यक्तिगत मुद्दे किसी प्रकार मेरी सार्वजनिक कार्यवाही में आड़े ना आए, यानी हितों का टकराव, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिखते हैं, हितों का टकराव न उत्पन्न हो। ठीक है, आप चाहें तो जैसे वर्डिंग्स चाहें आप वैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, एथिक्स के जितने मूल्य हैं, जितने कीवर्ड्स हैं, उसको दिमाग में रखे रहें और उसी को फोकस करके आंसर राइटिंग करें। पांचवा हितधारक स्थानीय मीडिया, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, स्वतंत्र, या फिर हम कह सकते हैं उसका क्या हित होना चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता एवं मुद्दों को जनता एवं अधिकारियों तक पहुंचाना, ये उसका हित है, इसको ध्यान में रखें। फिर छठवां हितधारक हमेशा कौन होता है, समाज एवं राज्य, आप चाहें तो लिख सकते हैं राज्य एवं समाज। इनके हित क्या है, लोक व्यवस्था बने रहे और इसके लिए कानून आदि प्रक्रियाओं का उचित कार्यान्वयन हो। तो हमने पहला पार्ट का जो ए भाग था, मतलब पार्ट ए में जो हम कह सकते हैं A1 था, उसको कंप्लीट किया, हितधारक को हितों को समझाया। अब हम बात करते हैं कि क्या नैतिक मुद्दे हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न देखें एक बार, इस प्रकरण में सम्मिलित नैतिक मुद्दों की आपको विवेचना करनी है। तो अब हम ये करते हैं, नैतिक मुद्दों की विवेचना। तो नैतिक मुद्दे क्या हैं, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने हमेशा एथिक्स की एक वैल्यूज को उठाया है और बोला है कि इस जो समस्या है, जो इससे ये वैल्यूज की संकट उत्पन्न हो रहा है। देखिए मैंने हमेशा वैल्यूज के प्रति संकट को उल्लेखित करने का प्रयास किया, आपको भी यही करना है। सिंपल आप भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं और जो आलसी हो गए हैं या फिर डर रहे हैं, ऐसे कीवर्ड्स नहीं यूज करना है। आपको टू द पॉइंट, जो क्रिस्प एथिक्स का कीवर्ड है, देखिए यहां पे मैंने लिखा पेशेवर दक्षता एवं नैतिकता का अभाव प्रतीत होता है। पहला मुद्दा यह है कि ये जो मुद्दा है इसमें क्या दिख रहा है कि जो श्रम अधिकारी हैं इनका अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहना
जो कि बार बार हो रही श्रमिक अशांति एवं मीडिया रिपोर्टों से ज्ञात होती है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि मीडिया रिपोर्टों एवं जो श्रमिक अशांति है बार बार हो रही है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि श्रम अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहे हैं। मैंने वो बात कह दी। और इसको क्या कह सकते हैं आप, उनके अंदर पेशेवर दक्षता एवं नैतिकता का अभाव है। हो सकता है कुछ भ्रष्ट गतिविधियां कर रहे हो, कुछ अनियमितताएं कर रहे हो, और इसकी वजह से पहला मैंने नैतिक मुद्दा उठा दिया कि ये समस्या जो है इन अधिकारियों में देखी जा रही है। नैतिक मुद्दा मैंने उठा दिया। दूसरा, मुद्दों की सूचना देने हेतु उन्हें वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करना चाहिए था। देखिए दूसरा मूल्य क्या है, वस्तुनिष्ठा। तो वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करना चाहिए था। हम कह सकते हैं उन्हें बिना इस बात को सोचे कि यह डीएम से निकटता है या मेरे से, यहाँ पे डीएम मैं स्वयं हूं तो मेरे से निकटता है, इस जो मालिक है, कारखाना मालिक है, इससे निकटता है, के बजाय उनको मुझे वस्तुनिष्ठ सूचना प्रदान करनी चाहिए थी कि देखिए ये समस्या उत्पन्न हो रही है और ये आपके मित्र हैं, हम क्या करें। उनको सीधे मुझसे आके बताना चाहिए था। अपने काम को उन्हें वस्तुनिष्ठ आधार पर करना चाहिए था। फिर तीसरा, जो दूसरा नैतिक मुद्दा है वो क्या है, सार्वजनिक विश्वास की हानि। ये भी हो सकता है। क्यों, देखिए इसको समझिए। बार बार कानूनों का अप्रवर्तन, सतर्कता में कमी तथा एक उद्योगपति के साथ डीएम की उपस्थिति यानी मेरी उपस्थिति, यहाँ पे आप मेरी लिखते हैं, इस विश्वास को कम कर सकते हैं। देखिए तीसरा, एक सार्वजनिक विश्वास की कमी का भी मुद्दा उत्पन्न हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, बार बार ऐसा लग रहा है कि यार ये डीएम तो उद्योगपति के साथ घूम रहा है और ये इसके यहाँ ना तो श्रम कानूनों का पालन हो रहा है, न ही कारखाना मालिक को पकड़ा जा रहा है। तो यार यानी डीएम विश्वास योग्य नहीं है। और जब डीएम विश्वास योग्य नहीं है यानी पूरा जो इसके नीचे कर्मचारी होंगे, यानी हम कह सकते हैं पूरा राज्य जो नौकरशाही है, यह भी विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि ये सब मिली भगत से काम कर रहे हैं। जनरली हमारा भी यही मानना होता है जब हम देखते हैं किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार या कानूनों का अनुपालन हो रहा हो। तो इस बात को आप समझिए कि सार्वजनिक विश्वास एक दूसरा प्रमुख मुद्दा उत्पन्न होता है। तीसरा एक मुद्दा क्या है, ये देखिए आप, हम इसको हेडिंग आप चाहे तो डाल सकते हैं, मेरी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न। और इसके बाद आप चाहें तो एक्सप्लेन कर दें। तो क्या है, मुझसे निकटता के कारण यदि उद्योगपति मित्र सुरक्षित महसूस कर रहा था तो इससे मेरी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न उठते हैं। मैंने बताया कि देखो ऐसा, मैंने ये लिखा, ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से उसको सुरक्षा दे रहा था या मैं घूसखोर हूं अब मैंने मान लिया, ऐसा नहीं मैंने स्वीकारा। मैंने कहा अगर ऐसा लग रहा है, जिसे जो श्रम अधिकारी ने कहा कि मेरी वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है कि वह इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है कि डीएम के साथ बार बार सार्वजनिक जगहों पर रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे मेरी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न उठता है। मूल्य हमेशा याद रखें और देखें, हमेशा मैंने मूल्यों का प्रयोग किया है। अब आएंगे हम पार्ट बी पे। यहाँ पे पार्ट बी अवश्य लिखें और ध्यान रखें कि जो ये लाइन होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो लाइन होती है सीधी सेवा में, जो किनारे, इसके इधर साफ लिखा होता है कि उम्मीदवारों को हाशिए के इधर नहीं लिखना चाहिए। और अगर आप लिखेंगे तो इस पे आपकी पेनल्टी होगी, और पेनल्टी अब यूपीएससी मार्क्स में बताती है कि आपको इतने पेनल्टी लगे हैं। तो ध्यान रखें, आपको ऐसी कुछ गलती नहीं करनी है कतई जिससे आपको आते हुए मार्क्स नुकसान हो जाए। तो इसके बीच में कुछ ना रखें। जो हम एरो भी खींचते हैं वो भी आपको ये जो दो लाइनें किनारे दी होती हैं हाशिए पर, इसके इधर ही लिखना है। ठीक है। अब आवश्यक कार्रवाई क्या होगी, एक मैंने फिर से शुरू में बात की थी, एक तो तत्कालिक कार्रवाई जिससे इस समस्या का समाधान हो जाए तत्कालिक, और दूसरा भविष्य में इस प्रकार की कोई गतिविधि ना हो। तो ये दो तरह की कार्रवाई होगी। तो मैं क्या करूंगा, सर्वप्रथम कारखाने का औचक निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दूंगा। ठीक है। देखिए एक बात को समझना होगा आपको, मैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी को क्यों दे रहा हूं। आप जोश जोश में आप चाहेंगे तो ये लिख देंगे, या फिर कोई आपसे पूछे तो आप ये कह देंगे मैं स्वयं जाऊंगा और छापा मारूंगा वहां पे और समझा दूंगा सबको। बात समझिए, आप एक डीएम हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों, आपके ऊपर पहले से ही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, यहाँ पे हितों का टकराव दिख रहा है। अगर आप छापा मारेंगे तो क्या उम्मीद है, क्या गारंटी है, जनता में कैसे विश्वास आएगा कि आप निष्पक्ष होकर निर्णय ले पाएंगे। तो आप अपने आप को अलग अभी रखें और श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वो जाएं और रिपोर्ट दें, निष्पक्ष रिपोर्ट दें, वो सौंपे मुझे रिपोर्ट कि क्या मैं डिसीजन लूं। ठीक है। अब ये देखें, तो मैंने क्या किया, लिखा यहां पे, सर्वप्रथम कारखाने का औचक निरीक्षण करवा के रिपोर्ट सौंपने का निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को दूंगा। दूसरी बात, तत्पश्चात श्रमिक प्रतिनिधियों एवं प्रबंधन के साथ बैठक करके दोनों पक्षों को जानूंगा। अब मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट ले लूंगा पहले, उसके बाद श्रमिकों की बात सुनूंगा और
क्या करूंगा, प्रबंधन की बात सुनूंगा। लेकिन देखिए यहां पे मैंने लिखा, हितों के टकराव से बचने हेतु स्वयं बैठक न करके अन्य अधिकारियों को भेजूंगा। मान लीजिए मैं जाऊंगा बैठक करने, तो श्रमिक क्या सोचेंगे कि यार ये तो इनके दोस्त हैं, इन्हीं की बात सुनेंगे। तो मैं स्वयं नहीं जाऊंगा, अन्य अधिकारियों को भेज के वहां पे उनसे पूछूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, श्रमिक संघ आप क्या कहना चाहते हैं, भाई क्यों अशांति हो रही है बार बार इस कारखाने में, ऐसी बातें करूंगा। फिर रिपोर्ट जो ले ली मैंने उसका देखिए, रिपोर्ट में यदि मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि होती है, देखिए मैंने लिखा क्लियर, मैं अभी मीडिया रिपोर्ट को मान नहीं ले रहा हूं कि मीडिया रिपोर्ट ने सही कहा होगा। मैंने कहा मैंने औचक निरीक्षण करवाया, अब अगर मीडिया की पुष्टि हुई तो श्रम कानूनों के तहत प्रासंगिक कार्यवाही सुनिश्चित करना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। तो ज्यों पता चलेगा कि वाकई में मीडिया रिपोर्ट सही थी तो तुरंत मैं कार्यवाही करूंगा, और नहीं चला तो लिखने की जरूरत नहीं, भाई नहीं रिपोर्ट में आया तो सीधी बात है, तो कार्यवाही नहीं होगी, बात ही खत्म। अब ये तो हो गया मेरा तात्कालिक कार्य। भविष्य में ऐसा ना हो, ठीक है, भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए क्या क्या सुनिश्चित करने के लिए क्या करूंगा, तो देखिए अन्य कारखानों का भी औचक निरीक्षण। क्योंकि देखिए आपने जब केस स्टडी पढ़ा होगा तो क्या लिखा है, बड़े बड़े कारखाने और व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। तो भाई ये इंसान कर रहा है तो क्या पता अन्य कारखाने भी कर रहे हो, कि तुम करो तो हम भी करेंगे। अब आपको यही समझना है कि मैं अन्य कारखानों का भी औचक निरीक्षण करवाऊंगा। इसके बाद मजदूर संघों एवं प्रबंधकों को श्रम कानूनों के संबंध में कार्यशालाओं, यहां पे शालाओं होगी, शालाओं का आयोजन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, उनको, भाई देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो श्रमिक हैं वो भी घटिया कार्य स्थिति में कार्य करते रहते हैं। कई बार जो श्रम प्रबंधन जो प्रबंधन है कारखाने का, वह भी कार्य की उचित परिस्थितियां नहीं उत्पन्न कराता है। क्यों? क्योंकि दोनों को नहीं पता है कि कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, दोनों अज्ञात हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जागरूकता बढ़ाऊंगा, कार्यशालाएं आयोजन कराऊंगा, जगह जगह पोस्टर लगवाऊंगा कि ये देखो, जैसे एक गाना चला था पोस्टर लगवा दो बाजार में, तो मैं पोस्टर लगवाऊं कि भाई यहाँ पे ये कानून लागू होने चाहिए, कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो जो अधिनियम है सबके बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन में वहां पे भी छपवाऊंगा, ताकि वो ये ना कर पाए कि हमें पता नहीं था। भविष्य में उद्योगपतियों के साथ सामाजिक मेल मिलाप से दूरी बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए एक तो समस्या मेरे साथ भी थी ना, कि भाई मैं क्या कर रहा था, सार्वजनिक जगह पे बार बार उससे मिल रहा था जिससे श्रम अधिकारी डर रहे थे। तो भविष्य में ऐसी दुर्घटना फिर से ना हो तो मैं क्या करूंगा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उद्योगपतियों से दूरी बनाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही द्वारा संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत श्रमिकों के लिए उचित कार्यदशाएं सुनिश्चित होने के साथ साथ मेरे पद के कर्तव्यों की भी पूर्ति हो सकेगी। ये देखिए कितना सुंदर निष्कर्ष लिखा जा सकेगा, क्योंकि मैंने एक संविधान के आर्टिकल को भी कोट कर दिया है। क्योंकि आर्टिकल 43 क्या कहता है, अनुच्छेद 43 कहता है कि कार्य करने की उचित दशाएं सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। तो जब मैं ये सब कदम उठा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इस राज्य के कर्तव्य की पुष्टि कर रहा हूं। और जब राज्य के कर्तव्य की पुष्टि कर रहा हूं तो मेरे पद के कर्तव्य की पुष्टि अपने आप हो जा रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल और सुंदर निष्कर्ष हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, ये ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। और खास करके पेपर 4 में, जो मेरा मानना है, जीएस पेपर 4 में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मूल्यों को याद कर लेना है। और जीएस 1, 2, 3 में जितने आपने डाटा पढ़े हैं, चाहे श्रम कानून, चाहे जो भी चीजें पढ़ी हैं, जहां भी आपको उसको उल्लिखित कर देना है। बस आपका बहुत अच्छा आंसर एक यूपीएससी के लेवल का तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने जानने वालों तक पहुंचाएं, जिससे हम भी नए नए उत्साह के साथ, नए नए प्रकार के प्रश्नों के साथ आपके सामने आ सकें। धन्यवाद।